नमस्कार दोस्तों, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के महामुकाबले की बिसात क्या अब दिल्ली के जंतर मंतर से बिछाई जा रही है? ये सवाल इसलिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को अपना खुला और लिखित समर्थन दे दिया है। इस आंदोलन की साइट पर यानी जंतर मंतर पर विश्व विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं और उन्हें लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी बज़ है। इस आंदोलन की चर्चा भी पूरे देश में है, लिहाजा एक राजनेता के तौर पर इसे समर्थन देकर अखिलेश यादव ने राजनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी लीड ली है। अखिलेश ने इस मामले में एक नया नैरेटिव सेट किया है। उन्होंने नीट पेपर लीक और राम मंदिर के चंदा चोरी मामले को आपस में जोड़ दिया है। एक्स पर अगर अखिलेश यादव का पोस्ट पढ़ेंगे तो उसमें 2-3 लाइनें मैं उसमें से पढ़ रहा हूं। वो लिखा कि नीट परीक्षा के घोटाले के बाद मंदिर में चोरी के महापाप का भंडाफोड़ भी एक गहरा दिव्य संकेत है। हम सब तो मंदिर और मेडिकल दोनों के गहरे संबंध में विश्वास रखते हैं। अब बात बड़ी गहरी है। आमतौर पर जिस अस्पताल में भी आप जाते हैं तो रिसेप्शन पर कोई मूर्ति लगी हुई मिल जाती है। अब सवाल यह है कि 2027 के यूपी चुनाव के मद्देनजर अखिलेश यादव को दिल्ली के इस छात्र और सामाजिक आंदोलन में क्या कोई बड़ा सियासी फायदा दिख रहा है? अगर हां तो वो क्या है? इसके कुल मिलाकर ये पूरी पॉलिटिक्स कैसे उत्तर प्रदेश के चुनावों से जाकर जुड़ती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा। उत्कर्ष जी, अखिलेश यादव ने सोनम वांगचुक के आंदोलन को और कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को जो खुला समर्थन दिया है, उस कैसे देखें उसे 2027 के चुनाव के मद्देनजर? माने मैं अभी देख रहा था, जब उसके बारे में कुछ पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अब अखिलेश यादव किसी मंच पर कह देंगे कि पीडीए में ए का मतलब अभ्यर्थी है। कह भी सकते हैं, क्योंकि जी। पीडीए को जिस दिन से अखिलेश यादव ने ये वर्ड कॉइन किया है, उसके बाद से वो समय समय पर उसका विस्तार देते रहते हैं। कभी पी कुछ होता है, कभी ए कुछ होता है, तो ये तो है। और वो आज ही हम लोग कहीं चर्चा कर रहे थे कि ये एक बड़ा गजब का शब्द निकला है, जिसको कहीं भी कनेक्ट करने में बड़ी आसानी हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि अपने आधार को व्यापक बनाने के लिए आप चीजों को बढ़ाते ही हैं। देखिए, दो तरीके से इसको देखने की जरूरत है, जो खासतौर पर सोनम वांगचुक के अनशन को समर्थन देने और उसका एक तो ये कि अखिलेश यादव शुरू से भी, अगर आप उनकी पीछे की पॉलिटिक्स भी देखिए, तो वो स्टूडेंट्स के इशू पर कनेक्ट हो जाते हैं। चाहे वो प्रयागराज में पेपर लीक का मामला हो या अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो कुछ साल पहले, तो ये वो यूथ को, अब ये यूथ के बाद ये जो ग्रुप है ना, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, जो खासतौर से नीट वाला जो ग्रुप है, या फैमिली पूरी इन्वॉल्व होती है ऐसे मामलों में। तो अखिलेश यादव एक तो अपनी वो इमेज को आगे कैरी कर रहे हैं, कि उसको छोड़ नहीं रहे हैं, जहां पर वो कंसर्न हमेशा दिखाते हैं यूथ के साथ, वो कनेक्ट होते हैं और यूथ के साथ वो खासतौर पर पेपर लीक और फ्यूचर और रोजगार, इन सारे चीजों को लेते हैं। दूसरी तरफ ये है कि बीजेपी के खिलाफ ये एक बड़ा मसला भी है, क्योंकि जब नीट का पेपर लीक हुआ था, और ये कोई पहली बार नहीं लीक हुआ है, 2024 में भी हमने देखा था कि एक बड़ा स्कैंडल हुआ था नीट में। तो ये एक बज़ तो है, सोसाइटी में बज़ है। देखिए, पॉलिटिशियन क्या करता है, वो सोसाइटी के बज़ को पढ़ता है, सुनता है, और उसके बाद फिर वो कनेक्ट कर लेता है। जी। अब वही काम अखिलेश यादव ने किया। और दूसरा एक ये कि जो शुरू से एक अपनी लाइन रखने वाली बात है, वो लाइन को आगे टो करते रहने की बात है, उसको कोई ये नहीं स्पेस मिलना चाहिए कि इसको छोड़ रहे हैं, तो वो है। दूसरी बात कि पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए,
नीरज जी, राजनीति से अलग भी छोड़ दीजिए, सोनम वांगचुक आज 18 दिन हो गया जी। सरकार ने संवाद करने का भी कोई चैनल नहीं बनाया। भाई, देश में अगर आप देखें तो ये दूसरा सबसे बड़ा आमरण अनशन है। पहला महात्मा गांधी ने 21 दिन का किया था, जब ब्रिटिशर्स आके उनके साथ डायलॉग करके गए थे। उसके बाद अन्ना हजारे का था 14 दिन का। 14 दिन के भीतर सरकार ने उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी थी। मतलब वो अनशन खत्म हो गया तो विंडो ओपन हुई थी। लेकिन आज 18 दिन हो गए, सोनम वांगचुक के बारे में कोई विंडो ओपन ही नहीं है, बिल्कुल नेग्लेक्टेड है। तो इसको लेके एक अनरेस्ट तो है समाज के उस धड़े के भीतर जो पॉलिटिकली बहुत नहीं वोकल होता है, लेकिन वो अपनी पोजीशन लेता रहता है, उसके ऊपर ये असर होता है। अब सवाल ये है कि मेन अपोजिशन उत्तर प्रदेश में, अब मेन अपोजिशन पार्टी होने के नाते अगर आप भी उससे डिटैच रहते हैं तो फिर वो जो एक भावना होती है कि हमारे साथ मुश्किल में कौन खड़ा था, वो फायदा नहीं आपको मिलता है जी। और वो एक मतलब राजनीतिक वजह ये है। मैंने पहले ही कहा ना कि दो तरीके से देखना है, एक व्यक्तिगत आपका अप्रोच क्या रहता है और दूसरा एक पॉलिटिकल अप्रोच क्या रहता है। तो यहां पर अखिलेश यादव अलाइंड है, उनका पर्सनली भी जितना हम लोगों ने देखा है 2011 से, तो उनको देख ही रहे हैं जी। तो 2011 से अब तक ऐसे हर मसले पर वो अपने आप को जोड़ते हैं और पॉलिटिकली, इसलिए कि भाई एक पॉलिटिशियन है तो वो प्लस माइनस तो उनके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा, उनके हर एक्ट हर एक्टिविटी के साथ जुड़ेगा। तो उसमें भी एक गुंजाइश तो है, खासतौर पर उन गार्जियंस, उन पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होने की, उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट होने की। तो कुल मिला के एक मतलब सोशल कंसर्न और पॉलिटिकल गेन, दोनों चीजें इसके साथ। पार्लियामेंट का चूंकि जिक्र किया तो मैं इसको थोड़ा सा बिग पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सोशल मीडिया पर यह चर्चा बहुत गर्म है कि राहुल गांधी या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप ने इस छात्र आंदोलन से उस तरह का कोई सीधा जुड़ाव नहीं दिखाया। इसको लेकर एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, एक पक्ष है एक विपक्ष है। अब सोनम वांगचुक ने भी एक इंटरव्यू में विपक्ष के रुख पर उंगली उठाई। तो क्या अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को लपक कर विपक्षी खेमे में, विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है, इंडिया गठबंधन की जो पॉलिटिक्स है, वहां पर एक लीड ली है? ऑब्वियसली बात है कि क्योंकि अखिलेश यादव एक पहले नेता हैं जिन्होंने बड़ा खुल के इस मसले के ऊपर अपना सपोर्ट दिया है। राहुल गांधी दूसरे तरीके से इस इशू को हैंडल कर रहे हैं। एनएसयूआई ने नीट को लेके मूवमेंट चलाया और अभी आज या कल, मेरे ख्याल से कल या परसों में आने वाले 1-2 दिनों में देहरादून में एक बड़ा डायलॉग करने की कांग्रेस की योजना है। हालांकि उसमें भी अभी कंट्रोवर्सी चल रही है क्योंकि जो ग्राउंड अलॉट हुआ था उसका अलॉटमेंट शायद कैंसिल हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो वो राहुल गांधी ने नीट और पेपर लीक और इन सबको लेके एक अपनी पार्टी लाइन बना के रखी है। पार्टी उनके यूथ विंग उनको लड़ रहा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खासतौर से जो उसके लीडर हैं दीपके साहब, उनके कुछ पुराने बयान ऐसे हैं जिनके साथ कांग्रेस बहुत सहज नहीं रहती है। और दीपके ने भी कोई बहुत आने के बाद ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो एक साझेदारी बना सके अपोजिशन के साथ। वो बिल्कुल अपनी अलग लाइन पे चल रहे हैं। उनको लेके बहुत अलग तरीके की बातें भी कई बार आती हैं। लेकिन सोनम वांगचुक, वो ठीक है कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में वो शामिल हैं, लेकिन सोनम वांगचुक की अपनी एक पर्सनालिटी है, उनकी अपनी आवाज है। वो पहले लद्दाख के मामले को लेकर के कितने दिन वो जेल में भी रहे, उसके अलावा उनकी अपनी एक पहचान है। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे तो मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक के साथ सबको आना चाहिए। अब मेरे हिसाब से तो बीजेपी को भी आना चाहिए। बीजेपी क्यों नहीं? क्या वो नॉन कंसर्न है? क्या उसने ये तय कर लिया है कि वो सत्ता में है इसलिए वो अगर पेपर लीक जैसी घटना हो रही है तो भी वो कुछ नहीं बोलेगी?
ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हो रहा है। अब एक चर्चा ये भी है कि जो बड़ी चर्चा है कि मंत्रिमंडल में भी कुछ फेरबदल और कुछ बदलाव इस तरीके से शायद पार्लियामेंट सेशन के पहले हो जाएं, तो क्या धर्मेंद्र प्रधान हटाए जाएं नहीं हटाए जाएं वो तो बहुत बड़ा फैसला होगा, लेकिन क्या उनका डिपार्टमेंट बदला जाए, तो एक प्रेशर माउंट होने की बात है। और वहां पर निश्चित तौर पर अखिलेश यादव ने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पोजीशन ली है, तो उनको लीड तो मिलेगी। और कांग्रेस की अपनी लाइन चल रही है, वो कितना हासिल कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे, वो उनकी राजनीति है। लेकिन अल्टीमेटली अगर यूपी में आके देखें आज के तारीख तक जो इक्वेशन है कि दोनों चीजों का फायदा तो एक ही जगह जाएगा, अगर कोई फायदा होता है तो। उस सवाल पे बाद में आने वाला था। मतलब वहां पर भी क्या अखिलेश यादव ने वो कहते हैं ना कि मतलब दूर तक बटरफ्लाई इफेक्ट के तौर पर मैं कह रहा हूं कि अखिलेश यादव यहां पर ये संदेश दे रहे हैं कि भाई मुझे आप एक क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर ट्रीट मत कीजिए। जब उत्तर प्रदेश में बात हो रही है सीट बंटवारे की, आप मुझे ये मत मानिए, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वहां पर भी मैं एक विपक्षी पार्टी के तौर पर लीड लेकर खड़ा हुआ हूं। वो अपने ट्वीट में लिख रहा है, वो अपने एक्स हैंडल पर लिख रहे हैं कि पूरी दुनिया में देश की डेमोक्रेटिक इमेज खराब हो रही है बीजेपी के रवैये से, यानी वो एक बड़े फलक पर बात कर रहे हैं। तो आपने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर मैं इसे लेकर आता हूं तो डायरेक्टली ना सही इनडायरेक्टली वहां वो ये कह रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी वाली टर्मिनोलॉजी कांग्रेस के नेता यूज कर रहे हैं, वहां पर भी आप मुझे कमतर नहीं आंक सकते। नहीं, बिल्कुल ये तो है ही। दूसरी बात एक और चीज से वजह, ये सही बात है कि समाजवादी पार्टी आज की तारीख तक तो क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन अखिलेश यादव के को जानने वाले ये बात जरूर कहते हैं कि वो इस बार के चुनाव के बाद वो अपनी भूमिका राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर भी देखने की इच्छुक हैं, और उनकी स्ट्रेटजी के भीतर है पार्टी का एक्सपेंशन, खासतौर पे अभी शुरुआत में हिंदी बेल्ट में, और मध्य प्रदेश में तो काफी एक आधार, एक ठीक ठाक आधार समाजवादी पार्टी का रहा है। एक टाइम में तो 6-7 एमएलए हुआ करते थे उनके, बाद के दिनों में वो रह गया, हालांकि वो चुनाव लड़ते हैं अभी भी कुछ सीटों पर। और कांग्रेस से खटका भी था एक बार सीटों के बंटवारे को लेके, तो वो उत्तराखंड में भी समाजवादी पार्टी अपनी प्रेजेंस बनाने की कोशिश में है। तो अखिलेश यादव, अच्छा ये भी सच है कि इस वक्त अगर आप देखिए देश में, तो कांग्रेस के बाद रिप्रेजेंटेशन वाइज सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी ही है जी लोकसभा के भीतर। तो अखिलेश यादव और उनका अपना जो सोच है वो अब आगे बढ़ने की ही बात है। उत्तर प्रदेश का किला अगर संभल गया, फतह हो गया, संभलना क्या है, फतह करना है, संभालना तो बीजेपी को है, लेकिन अगर फतह हो गया तो हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में वो नेशनल इश्यूज के ऊपर बोलते दिखाई देंगे, वो दूसरे स्टेट्स में वो एक्टिव होंगे, उनकी पार्टी एक्टिव होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि मध्य प्रदेश में काफी सक्रियता, उनके अच्छे नेता भी हैं, और खजुराहो में तो एक पार्टी कार्यालय के लिए एक बड़ी जमीन भी खरीदी जा चुकी है। तो वो उस पूरी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन असल में चूंकि पहला चुनाव अभी तो घर हासिल करने की लड़ाई है ना, लेकिन एज ए पॉलिटिकल लीडर वो अपने आप को इस छोटे दायरे से अब बाहर निकालना चाहेंगे, अगर विधानसभा में उनका प्रदर्शन बेहतर हो गया तो। अब एक और सवाल जो मेरे जहन में है कि जब हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बात करते हैं 2027 के चुनाव के नजरिए से, तो दो चीजें बड़ी प्रमुखता से सामने चर्चा में आती है कि हिंदुत्व की राजनीति, एक जाति की राजनीति। अब चूंकि अखिलेश यादव ने नीट पेपर लीक को राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले से जोड़ा है, दिव्य संकेत बताया है, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव दो स्तर पर, एक तो युवा यानी कि वो युवा जिसके लिए अपना करियर, अपनी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा जरूरी हैं और उसकी दिलचस्पी भी उनमें है, तो वो गैर यादव ओबीसी की छतरी को तोड़कर स्वर्ण
और पिछड़े की छतरी को तोड़कर उस यूथ की छतरी के नीचे अखिलेश यादव उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा कि हिंदुत्व वर्सेस गैर हिंदुत्व की जो लड़ाई है उसमें कम से कम युवाओं के जरिए उसमें सेंधमारी की जाए, तो वो राम मंदिर को नीट पेपर लीक से जोड़ रहे हैं। इन दोनों चीजों को आप कहीं देखते हैं कि एड्रेस होती हैं अखिलेश यादव की इस पॉलिटिक्स से? नीरज जी, देखिए, ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जी। जिसके लिए थोड़ा हमें टाइम ट्रेवल भी करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि लेट 80s और अर्ली 90s के बाद जो वो 3-4 साल के भीतर जो भारतीय राजनीति में और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा जो शिफ्ट हुआ, वो मंडल और कमंडल के बीच में ही, जिसको हम कहते हैं कि चाहे सामाजिक न्याय पे उसको मंडल कमीशन से जोड़ते हैं, और कमंडल यानी कि धर्म वाली राजनीति जो बीजेपी जिसको लीड करती है, इसी के बीच में घूमता है। मैं बार बार कहता हूं कि 17 के चुनाव में बीजेपी ने क्या किया था कि धर्म और मंडल, मतलब कमंडल और मंडल दोनों को एक में जोड़ दिया था। एक तरफ जाति गोलबंदी हो गई थी और दूसरी तरफ धर्म हिंदुत्व था। तो दोनों जब हो गया तो वो गैर यादव, ओबीसी, गैर जाटव, एससी, ये सब जोड़ के सफलता मिलती रही। वो बुके तो टूटा है, बिखरा है, लेकिन है क्या कि ये जो यूथ है अभी का समाज का, मतलब हम इस वक्त 2026 में हैं, ये यूथ जो है ये अपनी जमीन से बहुत दूर होता है कई बार। जब मैं कहता हूं तो इस तरह से कहता हूं कि क्लास 12th के बाद वो चला जाता है कहीं कोचिंग करने, कहीं अपने करियर के लिए कहीं पढ़ने चला जाता है, तो 12th में ही निकल जाता है, तो उसका एक नया दायरा बनता है, नया समाज के साथ इंटरेक्ट करता है वो, चाहे हॉस्टल्स में हो चाहे वो हो, और इसके सोचने का तरीका बड़ा अलग है। तो ये अब भाई 1990 अगर एक टाइम माने तो 36 साल बाद भी क्या वही राजनीति को पकड़ के रखना है, उसमें प्रयोग होंगे। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिसके भीतर, भाई देखिए, नीट का भी जो स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, या किसी एजुकेशन का, उसके लिए रिजर्वेशन एक इशू है, और जैसे रिजर्वेशन एक इशू आता है वो सवर्णों के लिए और ओबीसी और उसके लिए इशू बनता है, तो वो तो है। दूसरा ये कि जाति मतलब धर्म तो सबके हैं, उसमें भी कोई बात नहीं, लेकिन ये वोटर अगर इन इशू को फोकस कर लेता है तो ये फ्लोटिंग वोटर है। 2014 का जो यूथ था, आज से 12 साल पहले, जो इस उम्र के 18, 19, 20 साल के जो फर्स्ट टाइम वोटर थे, वो एक फ्यूचर देख रहे थे नरेंद्र मोदी के साथ जी, तो वो वहां पर बहुत तेजी से वो स्विंग हो गया। अब वो अगर वो डिसअपॉइंट, इस टाइम का वो एज ग्रुप अगर डिसअपॉइंटेड है तो वो ऑब्वियसली फिर स्विंग करेगा। तो वो ये राजनीति हर दौर में, हर चुनाव दर चुनाव, ये जो एक आयु वर्ग है, इसके सोचने का भी बहुत महत्व होगा। और चूंकि ये भविष्य से जुड़े प्रश्न हैं, इसलिए इसका असर तो होगा। और अच्छी बात है कि ऐसे सवालों का जवाब अगर जाति और धर्म के दायरे से बाहर ढूंढा जाए, खुद जो एस्पिरेंट हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, वो अगर जाति और धर्म से परे इन सवालों के जवाब ढूंढने लगे तो एक बेहतर, हम भविष्य की राजनीति के लिए बेहतर संकेत मानते हैं कि जब सवाल इन दो, जाति और धर्म से बाहर निकल के रोजगार, भविष्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीने की जो एक स्थिति है, तो महंगाई, ये सब प्रश्न आ जाते हैं, तो वो दरअसल एक आइडियल सिचुएशन होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश या भारत जैसे राज्य, देश के भीतर ये चीजें हमने देखी है कि शायद ही 1970 के बाद से तो नहीं चली, 74 के बाद से तो नहीं ही चली है, लेकिन नारों में जरूर होती है, लेकिन ग्राउंड पे कैलकुलेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी का इसके बिना नहीं होता है। अब राहुल गांधी एक अलग लाइन ले रहे हैं जिसके भीतर ये दोनों चीजें अपनी जगह पे नहीं है, लेकिन वो कितना एक्सेप्टेंस होती है अभी देखना बाकी है, राहुल की सक्सेस को देखना बाकी है। तो ऐसे हालात में
अब जब आप अपना कैलकुलेशन करते हैं, वोटों का कैलकुलेशन जब करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि ये भी 1%, 1.5%, आधा परसेंट, जो भी परसेंटेज ऑफ वोट बनता है, बट इंपॉर्टेंट हो ही जाता है तब और ज्यादा जब एकदम नेक टू नेक की फाइट हो। तो आपने जाति संभाल ली, आपने वो एक तरफ धर्म संभला हुआ है, तो उन चीजों को लेकर के क्रॉस कटिंग इश्यूज को किनारे छोड़िए, बात सिर्फ फ्यूचर की रखिए। तो वो आधा परसेंट, 1%, 1.5% जो भी वोटर बनता है, वो इस हालात में जब दोनों पार्टियों के वोट लोकसभा चुनाव में लगभग बराबर, क्या एकदम बराबर हैं, पॉइंट्स में फर्क है, तो वो स्विंग तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सही बात। आपने कहा कि वो 36 साल के बाद भी क्या हम उसको पकड़ कर रखें, लेकिन ये एक बड़ी विडंबना है कि बहुत सारे मोड़ बातचीत के ऐसे आते हैं जहां वो 36 साल पुरानी जो मान्यताएं हैं वो आकर मिल जाती है। मैं पिछले दिनों पर्सनल डिस्कशन के तौर पे बता रहा हूं कि मैं अभी पिछले हफ्ते काशी का 80 उठा के उसके कुछ पन्ने पलट रहा था, और उसके कुछ पन्ने पढ़ते हुए ऐसे लग रहा था कि इसको लिखे हुए 20-22 साल हो चुके हैं, लेकिन ये तो वही डिस्कशन है जो मैं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा के साथ आज भी करता हूं। तो वो ये सच है मेरा जी, ये सच है। देखिए, ये दोनों ऐसी चीजें हैं ना जो भारतीय समाज और मानस के पैदा होने, कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उस दिन से इसका एहसास करने लगता है, तो उसको छोड़ तो नहीं सकते हैं आप, उसको आप बिल्कुल अलग तो नहीं कर सकते हैं। आप काशी केसी का जिक्र आपने किया, आप और पीछे जाइए, राही मासूम रजा आधा गांव लिखते हैं, जी 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 बिल्कुल, तो वो वहां भी वो आपको वो चीजें मिलेंगी। या उनके पीछे जाइए, जब रेणु जी, फरेश्वरनाथ रेणु लिख रहे होते हैं अपनी कहानियां, तो वहां भी आपको मिलती हैं। या डॉमिनिक लापियरे जब इंडिया में लिखते हैं सिटी ऑफ जॉय, तो भी मिलती हैं। तो वो है, वो समाज में रहेगा, लेकिन इन सबके रहने के साथ आपका जीवन, अधिकार तो मुख्य है, लेकिन इस अधिकार के दायरे को बढ़ जाए अगर, और वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के दायरे पर भी आ जाए, तो वो फिर एक बड़ा पॉजिटिव राजनीति बनती है। जी बिल्कुल। एक बात और वापस आते हुए कि जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक चंद्रशेखर आजाद के भी आने की चर्चा, उनके समर्थक पहुंच चुके थे जब तक मैं स्टूडियो में आया, तो चंद्रशेखर आजाद भी पहुंच रहे हैं। तो कुल मिलाकर यूपी की राजनीति में बीजेपी को घेरने की एक जमीन जंतर मंतर पर तैयार हो रही है। दो सवाल हैं, एक तो बीजेपी को घेरने के लिए यूपी की विपक्षी पार्टियां वहां जमा होती दिख रही हैं, और दूसरी फिर वही बात की जो मेरठ में हालिया मेरठ कांड में हम डिस्कस कर रहे थे कि मायावती यहां भी विपक्ष की इस राजनीति में यहां भी गायब सी दिखती हैं। मायावती तो दरअसल उत्तर प्रदेश की राजनीति से ही गायब दिख रही है। वो कितनी भी बात कर ले हम लोग, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कितनी महत्वपूर्ण पार्टी जिसने 30-35 सालों तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई, वो अब अपने आप को खुद ही इश्यूज से किनारे करती जा रही है। अब वो अलग बातें हैं, कितनी बार की जाए कि क्या है शैली, क्या है दबाव, क्या है, लेकिन कुल मिला के ये है कि वो इरिलेवेंट होती जा रही हैं खुद के ही स्टेटमेंट्स या खुद के एक्टिविटीज, एक्शन के साथ। भाई हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए बहुजन समाज पार्टी का आधार दलित समाज को अधिकार दिलाने का है, तो अगर कोई ऐसी दुर्घटना घटती है तो आपको वहां क्यों नहीं होना चाहिए? तो वो एक अलग बात है। अब रह गया सवाल चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर भी हालिया दिनों में, चंद्रशेखर के साथ बस प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी, मैं हर बार कहता हूं कि वो कंसिस्टेंसी मिस कर रहे हैं, और क्लैरिटी ऑफ थॉट्स जो हैं वो ठीक है। अभी जैसे वो जंतर मंतर अब आज क्यों गए, एक प्रश्न ये भी होगा ना जी, ये अखिलेश यादव के बयान आने के, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद उन्हें, क्योंकि जब हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं तो ये बात तो कल भी हो सकती थी। सोनम वांगचुक 18 दिनों से हैं, तो किस चीज ने चंद्रशेखर आजाद को रोक रखा था? लेकिन चलिए, अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर अखिलेश यादव भी 18 दिन बाद बोले हैं तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव भी पहले ये बात कर सकते थे,
तो जो चीज किसी पर लागू है वो लागू इनके ऊपर भी है। लेकिन बात यह है कि अब कहीं कहीं ये भी चर्चा आ रही है कि चंद्रशेखर क्या वास्तव में विपक्ष के साथ हैं। तो अब हाँ बिल्कुल, राजनीतिक चर्चाएं, राजनीतिक संकेत बहुत सारे होते हैं और समय समय पर उसको डिकोड करने में कोशिश भी करनी पड़ती है। लेकिन फिलहाल उन अनशनकारियों या उन एस्पिरेंट्स की मांग करने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख राजनेता समर्थन देने ने दिया। वैसे विपक्ष की जो मंशाएं हैं, विपक्षी नेताओं की जो मंशाएं हैं, उनका एक दिलचस्प मुजाहरा हमें 20 तारीख से पार्लियामेंट सेशन शुरू हो रहा है, डीलिमिटेशन के बिल पे वोटिंग होगी। उस वक्त दिखेगा कौन कहां वोट कर रहा है, क्योंकि आना शुरू हो गया है कि शरद पवार की पार्टी जो है वो शायद सरकार के पक्ष में वोट कर दे, डीएमके तो कर ही दे, टीएमसी टूट ही चुकी है। कुछ जगह पर सोशल मीडिया में समाजवादी पार्टी के सामने भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, चंद्रशेखर के सामने भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो एक नजारा तो वहां भी मिलेगा। जगहों पे तो अब आरजेडी की टूटने की भी बात हो रही है ना? तो ये तो सही बात है कि पार्लियामेंट का ये जो सेशन होने वाला है, मानसून सेशन, इसमें बादल तो काले हैं। अब बरसात कितनी जबरदस्त होती है ये देखना है, और वहां से बहुत कुछ क्लियर होगा। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों की घोषणा के पहले अगर सब कुछ उसी पैटर्न में रहा तो पार्लियामेंट का ये सेशन ही बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद विंटर सेशन जब आएगा तब तक तो चीजें बहुत आगे तब तक तो बिसात बीत चुकी होगी, तब तक तो रणनीतियों से बात आगे निकल चुकी होगी। इस मानसून सत्र के भीतर अलाइनमेंट कैसे बनते हैं, कौन किधर जाता है, क्या बीजेपी जैसा माना जाता है या कहा जाता है कि वो फ्लोर मैनेजमेंट पे उतर जाए तो कर ही लेगी, और खास तब जबकि एक बहुत अपमानजनक स्थिति इस बिल के ऊपर वो फेस कर चुकी है, जब नहीं पास करा पाई, मतलब एक तरीके से बहुमत नहीं जुटा पाई। तो ऐसे हालात में अब अमित शाह की अपनी जो पूरी गणित है, जो पूरी जमा है, जिस तरह से वो गेम प्ले करते रहे हैं हमेशा, अगर वो कर रहे हैं तो उसका काउंटर कांग्रेस के साथ कौन कौन कैसे कैसे, कौन कौन भी महत्वपूर्ण है और कैसे 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 बिल्कुल। क्या वो बिल्कुल शाना बशाना खड़े होके या कहीं दब के अलग लाइन लेके, और वो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल, प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जंतर मंतर पर हो रही तमाम गतिविधियां जो 20 तारीख आते आते यानी अगले 4-5 दिनों में वो संसद के भीतर हमें उनकी एक गूंज सुनाई देगी, और इसके बाद जो मॉनसून सत्र में जो संसदीय कार्यवाही होने वाली है, डिलिमिटेशन का वो बिल जो पिछले कई हफ्तों से, कई महीनों से पूरी राजनीति को जिसने अपने इर्द गिर्द केंद्रित कर रखा है, उस पर जब वोटिंग की नौबत आएगी तब हमें देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनावों की एक तस्वीर देश में इस वक्त हो रही, केंद्र में इस वक्त हो रही हर राजनीतिक घटना से जुड़ी हुई है, जिस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी आभार। दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।